न्यूट्रिशन के बारे में बताए थे, और न्यूट्रिशन में भी क्या क्या बता दिए थे बाबू आप लोग को, हम विटामिन के बारे में समझा दिए थे। आवाज जा रही है ना? चलिए अब आगे उसके समझाते हैं। न्यूट्रिशन के बाद उसके आगे का टॉपिक समझा देते हैं। न्यूट्रिशन में हम आपको विटामिन बता दिए थे। विटामिन का नामकरण फंक ने किया था। ये कार्बनिक होता है, ये शरीर की रक्षा करता है। विटामिन ए के बारे में बी, सी, डी, ई और के, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे। आगे बढ़े, चलिए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं बाबू? प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। ये पीले फलों में पाया जाता है। गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये आंखों के लिए अच्छा होता है, इसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। इसके कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये त्वचा से संबंधी बीमारी को बचाता है। ये चावल में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए पॉलिश किया हुआ चावल अगर खाएंगे तो विटामिन बी की कमी हो जाएगी और आपको चर्म रोग हो जाएगा, बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन सी, इसके स्कारबिक एसिड कहा जाता है, इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये मांसाहारी भोजन, मछली, अंडा, इस दूध, इस सब में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाएगा। आंवला, नींबू, ये सब विटामिन सी के बहुत बड़े स्रोत होते हैं। सब विटामिन सी को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। शराब पीने से नष्ट हो जाता है, पेशाब करने से नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देने पर नष्ट हो जाता है, उबाल देने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन ये घाव भरता है। यहाँ तक समझा दिए थे। विटामिन डी, ये सूरज की रोशनी से मिल जाता है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है। ये सनशाइन विटामिन कहते हैं, सबसे तेजी से बनता है। ये हार्मोन का भी काम करता है, सूरज की रोशनी से बना लेते हैं हम लोग इसे। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना। सर न्यूज के लिए कौन सा टीवी चैनल देखना सही है? ललन टॉप देखिए या बीबीसी, बाकी सब बिक गया है। बाकी सब की तो गारंटी नहीं करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए न्यूज़ लॉन्ड्री देख लिया कीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री। लेकिन वो पैसे लेता है न्यूज़ देखने का, फ्री में न्यूज़ नहीं दिखाता है। न्यूज़ लॉन्ड्री पैसे देके, बाकी को देखेंगे तो एक्साइटेड दिखाएंगे सब आपको कुछ ना कुछ। आप ललन टॉप देखिए, फ्री में आपको दिखा देता है वहाँ पे। और बीबीसी देख लीजिए, बहुत अच्छा होता है। बाकी तो फालतू ससुरा। चलिए आगे देखते हैं लोग। एक न, अगला देखिए, ए बी सी डी हो गया आपका। डी हो गया। ई को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल। ये शरीर में अपने से निर्माण हो जाता है। ये जनन क्षमता में मदद करता है, अंकुरित चीजों में ज्यादा पाया जाता है। विटामिन के, ये क्या होता है भैया? विटामिन के खून को थक्का बनने में मदद करता है। फिलोक्विनोन, विटामिन के हो गया। फिलोक्विनोन विटामिन के हो जाता है। अब विटामिन बी के बारे में बता रहे थे। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स, यानी इसकी कई चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके कई रूप होते हैं सब, जैसे विटामिन बी वन हो गया, विटामिन बी टू हो गया, विटामिन बी थ्री हो गया। लेकिन फोर नहीं पाया जाता है, और ना ही विटामिन एट पाया जाता है। ना फोर पाया जाएगा ना एट पाया जाएगा, सीधे विटामिन बी। फोर नहीं पाया जाएगा तो फाइव, उसके बाद विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन। विटामिन एट नहीं पाया जाएगा। विटामिन एट नहीं पाया जाता है। चार और आठ नहीं पाया जाएगा। उसके बाद 11 12, उसके बाद कौन सा मिलेगा? 11 और 12। देखिए एक्चुअली इसमें आपको ज़्यादा याद रखना है इसके साइंटिफिक नेम, इसके जो बायोलॉजिकल नेम है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पढ़ने के लिए तो सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसके बायोलॉजिकल नेम से आते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल नेम याद रखिएगा। ये रेटिना के लिए अच्छा है, रेटिनॉल। इसे विटामिन बी को थायमीन कहते हैं, और विटामिन बी वन को भी हम लोग थायमीन ही कहते हैं। बी वन को भी क्या कहेंगे? थायमीन, थायमीन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर आपको यही पूछता है कि इसका केमिकल नेम क्या है। हालांकि आप बीमारी वगैरह पूछेगा तो इधर से पूछ देगा, बेरी बेरी किससे होता है, इस वाले से नहीं पूछता है। दूसरा इसको कहते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोमीन, राइबोफ्लोविन। ये डीएनए के निर्माण में मदद करता है। ये किसके निर्माण में मदद कर देता है? डीएनए के निर्माण में। और विटामिन बी वन की कमी से क्या हो जाता है भैया? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। आगे आप देखते हैं ना इसमें, ये विटामिन बी थ्री, इसे नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं। इसे नियासिन भी याद रख सकते हैं, निकोटिनामाइड भी कह सकते हैं। तो छोटा वाला ही लिख देते हैं नियासिन, नियासिन, नियासिन।
ये निकोटिनामाइड भी इसे कहा जाता है, तो याद तो रहेगा, लगभग लगभग मिलता जुलता नाम रहेगा, तो अब तो बता ही देखें। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड। अगर ये शरीर में कम होगा ना तो जवानी में ही बाल पकने लगता है, शरीर थोड़ा सा बाल जवानी में ही क्या होने लगता है, पकने लगता है, जिस वजह से थोड़ा सा त्वचा खराब लगने लगता है। बाल अगर पकने लगेगा तो किसी को भी खराब लगेगा। ये मूंगफली, गन्ना इत्यादि की चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद आता है विटामिन B5। देखिए 5 को पेंटो कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं, 5 को पेंटो कहते हैं। तो इस आराम से नाम हो जाएगा आपको पेंटो वाला चीज। तो ये पेंटोथाइमिन, पेंटोथेनिक एसिड। 5 से क्या होता है, पेंटो। इसे केमिकल नहीं याद रखते हैं केमिस्ट्री में। 5 को पेंटो, तो पेंटोथेनिक एसिड, तो इसे पेंटोथेनिक एसिड, ये याद रखना एकदम सिंपल है। 5 है तो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ये भाई साहब ये त्वचा में दाग दे देता है, सफेद सफेद जो दाग होता है ना त्वचा में, तो सफेद दाग इसके कारण हो जाता है पेंटोथेनिक एसिड की वजह से। पेंटोथेनिक एसिड, इस सब को पाने के लिए एक को विटामिन खा लीजिए, एगो गोली आती है विटामिन B कॉम्प्लेक्स की, उसमें ये सारा चीज रहेगा। पेंटोथेनिक एसिड, ये कौन सा हो जाएगा भैया, विटामिन B5 का। तो 5 याद रखना तो सिंपल है। सर कम उम्र के बाल पकने का कोई उपाय बताइए प्लीज। इसका बहुत कम में उपाय है भैया। इसके लिए विटामिन B3 की मात्रा बढ़नी चाहिए। होम्योपैथ में दवाई है इसकी, अब वहाँ मिलेंगे आप लोग को। बाल उल पकने की समस्या दूर होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बाल उल ऐसे झड़ना कम हो जाएगा। लड़कों में टेंशन ज़्यादा होता है, आगे जब सीजोफ्रेनिया बताएंगे ना तब उसमें थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा ना, हम लोग को भी ऐसा समस्या से जूझ रहे हैं लोग। आगे दे पूरे 12 जरूरी याद करना है कैसे, अभी देखते चलिए। एक आदमी कर रहे हैं सर पूरा याद कैसे करें, अभी याद हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी याद हो जाएगा आपको। इसके बाद कौन आएगा, विटामिन B6 आएगा, इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, इसे विटामिन B6 को क्या कहेंगे, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है B6 पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से ना त्वचा संबंधी रोग होता है। देखिए जितना विटामिन B है ना, ये भी सब त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद विटामिन B7 आता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा विटामिन B7 को। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन भी कहते हैं और विटामिन H भी कहते हैं। विटामिन B7 को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटीन, बायोटीन, बायोटीन कहते हैं। और इसी को विटामिन H कहा जाता है। विटामिन H कुछ भी नहीं है, बल्कि विटामिन B7 को ही लोग क्या कहते हैं, विटामिन H कहते हैं। बायोटीन होता है, विटामिन B7 को ही विटामिन H कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है। ये क्या है, इसका बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को इसे बायोटीन के नाम से भी आप जान सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। सल्फर में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये कम रह जाएगा ना तो आपको लकवा वगैरह होने लगेगा, शरीर में दर्द करने लगता है। इसकी सल्फर में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन B7 को क्या कहेंगे, बायोटीन। एक बार दोबारा देखते हैं केमिकल नाम, एक बार दोबारा। पहले इधर सिंपल विटामिन के देखते हैं। रेटिना के लिए अच्छा रेटिनॉल। विटामिन B को विटामिन B1 कहिए या B कहिए, इसे क्या कहेंगे भैया, भाई B2 को क्या कहते हैं, थाइमिन। आगे बढ़े, विटामिन C को क्या कहते हैं, विटामिन C को, विटामिन C को क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए विटामिन D अच्छा होता है, कैल्सीफेरॉल। E टेकोफेरॉल, E क्या होता है, टेकोफेरॉल। विटामिन K को क्या कहेंगे, राइबोफ्लोविन। विटामिन K को सॉरी विटामिन E को हम लोग क्या कहेंगे, टेकोफेरॉल। विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं और इसको फिलोक्विनोन कहेंगे। विटामिन K को फिलोक्विनोन। और विटामिन H को तो विटामिन B7 ही है, बायोटीन है, बायोटीन। अब देखिए B1 क्या है, थाइमिन। B1 थाइमिन, B कहिए थाइमिन या B1 कहिए थाइमिन। B2 राइबोफ्लोविन है, B2 राइबोफ्लोविन DNA के लिए जरूरी होता है। B3 के दो ठो नाम है, नियासिन या निकोटिनामाइड। B4 होता नहीं है, अब 4 ना ही 4 होता है और ना ही 8 होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। 5 को पेंटोथोनिक एसिड, 6 को पायरिडॉक्साइन। 5 को याद रखें पेंटोथेनिक, 6 उसी से सटला है तो पेंटोथेनिक हो जाएगा तो पायरिडॉक्साइन। B7 को बायोटीन, देखिए B7 बायोटीन, इसी को क्या कहेंगे, विटामिन H कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, विटामिन H के नाम से जाना जाता है। अब आता है विटामिन B11, इसे फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसे एनीमिया हो जाता है, फॉलिक एसिड। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है विटामिन जितना 12 एसिड ये है। ये फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, इसे फॉलिक एसिड कहते हैं। एनीमिया नामक रोग हो जाता है इससे, और ये बहुत जरूरी है। आप सबको पता है
कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट से ही रिलेटेड इसका नाम ही है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, 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 दोनों इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामीन, इसमें क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको जरूरी है याद रखना। 4-5 बार बोलेंगे अपने से याद हो जाएगा। 4-5 बार अगर बोलेंगे तो अपने से याद हो जाएगा। साइनोकोबालामीन। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, अगर सिंपल बोलेंगे कि विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। अब आप नाम बताते चलिए, हम यहाँ लिखते चल रहे हैं। फटाफट नाम बताइएगा। विटामिन ए को क्या कहेंगे? विटामिन ए को रेटिना के लिए अच्छा है, रेटिनॉल। विटामिन बी, बी है तो थायमीन। विटामिन डी क्या बताएंगे? विटामिन डी याद कैसे रखेंगे? हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, तो कैल्सीफेरॉल। इसी से सट ले, ई है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन के को क्या कहेंगे? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। सी को एस्कार्बिक एसिड, सी को क्या कहेंगे? एस्कार्बिक एसिड। ये याद रखने में दिक्कत नहीं होता होगा आप लोग को। 4-5 बार लिख के याद रखेंगे, आराम से हो जाएगा। रेटिनॉल ए, थायमीन बी, सी को क्या कहेंगे? एस्कार्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, के फिलोक्विनोन, एच तो विटामिन एच को बायोटीन कहते हैं, B7 वही है। अब विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स वाला जो रूप होता है, चलिए फटाफट बताएंगे। B1 थायमीन, केमिकल नेम याद रखिएगा, यही पूछता है। B1 थायमीन, चलिए तो बताइए। तो B2, B2 सिंपल है यार, इतना देर में आंसर आ जाना चाहिए। B2 का राइबोफ्लोविन। B3 दो ठो नाम होता है, निकोटिनामाइड या नियासिन। निकोटिनामाइड या नियासिन, तंबाकू वगैरह में निकोटीन होते हैं सर। 4 तो होता नहीं है, एक ही बार 5 होगा। तो 5 को पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। 6 को पायरिडॉक्सिन, 7 को बायोटीन, इसी को विटामिन एच भी कहते हैं। 8 होगा नहीं, ना 9 होगा, ना 10 होगा, विटामिन 11 होगा, फॉलिक एसिड। 12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। 12 क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामीन। 12 साइनोकोबालामीन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो साइनोकोबालामीन। इससे एक बीमारी हमेशा याद रखिएगा, पर्सीनियस एनीमिया, चरक टाइप का पूरा शरीर हो जाता है। पर्सीनियस एनीमिया B12 से हो जाता है। एनीमिया नहीं, पर्सीनियस एनीमिया B12 से हो जाता है। इसको आप लोग एक चिरकुट पे लिखिए, तुरंत फटाफट लिखिए। अपने पास एक चिरकुट रखे होंगे, वहाँ खटाखट खटाखट उसका नाम लिख दीजिए। थोड़ा बहुत भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए इसका थाइमीन है, तो बस ऐसे भी लिख देंगे थाइमीन सही है। B3 का क्या चीज़ है? तो भैया इसका पेंटोथेनिक एसिड है, या मैं सॉरी, थाइमीन इसका थोड़ी होता है। B1 का थाइमीन होता है, बस ऐसे थाई लिख देंगे। राइबोफ्लोविन, राइबो लिख दीजिएगा। इसका नियासिन होता है, या फिर निकोटिनामाइड हो गया। पेंटोथेनिक एसिड हो गया, पेंटो। इसका पायरिडॉक्सिन, इसका बायोटीन हो गया, इसका फॉलिक एसिड हो गया। हल्का हल्का इसे लिख के रिवाइज, साइनोकोबालामीन हो गया। हल्का हल्का लिख के रिवाइज मारते रहिए, 21 गुना तेज याद होगा आपको, लिख के याद करेंगे तो। वरना ये हमेशा पूछता है, अब लड़का सोचता है ना कि फिर इसको अच्छी से याद करेंगे। अपने से बहुत लोग सोच रहे होंगे इसको अच्छा से याद करेंगे, अच्छा से के चक्कर में कभी अच्छा वाला टाइम नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। ये है भैया विटामिन, विटामिन हो गया। विटामिन एच को क्या कहेंगे? विटामिन एच जो है वो विटामिन 7 है, और विटामिन 7 को हम लोग कहते हैं बायोटीन। क्या कहेंगे इसे? बायोटीन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, आगे जो इसके बाद देखते हैं हम लोग खनिज। खनिज को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, खनिज। इसके बाद क्या आएगा भैया? खनिज। खनिज क्या होते हैं? अलग अलग मटेरियल्स होते हैं खनिज, जिसे कहते हैं मिनरल्स।
न्यूट्रिशन में अगला आता है खनिज यानी मिनरल्स। शरीर में कई टाइप के खनिज की जरूरत होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहेंगे। तो आपको भी बहुत सारा मिनरल लेना पड़ता होगा, नहीं तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। खनिज देखते हैं, खनिज इंग्लिश में कहते हैं मिनरल। सबसे पहली बात कि ये कार्बनिक नहीं होते हैं, ये अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारे मात्रा में खनिज यानी मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे खनिज हम बहुत ज्यादा मात्रा में लें। टोटल खनिज अगर हम लोग लेते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग को उतना मिल ही नहीं पाएगा। 24 गो खनिज होते हैं, ये 24 ठो में से सब जरूरी नहीं है। इन्हें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। इन्हें कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, खनिज को दो कैटेगरी में। एक होते हैं मैक्रो, जिसको शरीर को ज्यादा जरूरत होता है, जिसे हम कहते हैं वृहद। क्या कहेंगे, वृहद। ये शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी जरूरत होती है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहा जाता है, मैक्रो कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, मैक्रो कहते हैं। मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है वृहद, वृहद मतलब होता है बड़ा। इनमें शरीर की इसकी जरूरत शरीर को ज्यादा होती है। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीजें जो होते हैं सब इनकी शरीर में जरूरत ज्यादा है। आपको भी पता है कि हमारे शरीर की पूरी हड्डियां ही कैल्शियम की बनी हुई है। अब हड्डी कहाँ, हड्डी नहीं है, पूरा 206 हड्डियां हैं, तो हड्डी कैल्शियम की बनी होती है। तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, मेन जरूरी है। ये देखिए, अब कैल्शियम की बात करेंगे तो हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस तो दोनों चाहिए होता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक को छोड़ देंगे दूसरा आगे बढ़ सकते हैं। हड्डियों के लिए दोनों चाहिए होता है। सल्फर वगैरह प्रोटीन के निर्माण में मदद कर देते हैं। सोडियम जो होते हैं सब, ये सोडियम वगैरह खून के थक्का वक्का बनने के लिए काम आते हैं सब, सोडियम वगैरह। ये मैक्रो माइक्रो हो गए सब। देखिए, ये हो गया सोडियम। सोडियम जो होता है, ये आपको बताए हैं कि ब्रेन में हमको क्या करता है, मैसेज भेजता है। और अगर ब्लड कहीं क्लॉट हो गया है तो उसकी जांच करने के लिए भी, ब्लड की क्लॉटिंग की जांच के लिए सोडियम, और ब्रेन में मैसेज भेजने के लिए सोडियम। प्रोटीन के निर्माण के लिए भी पोटेशियम की कुछ हद तक जरूरत होती है। ये सब जरूरत ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है जो ज़्यादा है। आपको भी पता है, क्वेश्चन उसी से पूछता है जो कम है। ज़्यादा वाली चीज़ से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। मेन 24 है बाबू, 29 नहीं है। मेन मिनरल कितना है, 24। मटेरियल में 29 लिख दिया क्या, 24 है। 24 मिनरल होते हैं मेन, मटेरियल में शायद 29 लिख दिया होगा, 24। दूसरा देखिए, दूसरा ऐसे मिनरल होते हैं जो बहुत ही कम जरूरत होते हैं। इन्हें हम कहते हैं माइक्रो। हिंदी में क्या कहेंगे, सूक्ष्म। माइक्रो कहेंगे या हिंदी में क्या कहेंगे, इसे सूक्ष्म कहते हैं, माइक्रो या सूक्ष्म। देखिए अब माइक्रो या सूक्ष्म क्या हो गया। ये माइक्रो या सूक्ष्म जो यौगिक होते हैं सर, इनकी जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन ये ससुरे बड़ी खतरनाक होते हैं सर। इनको शरीर में अगर कम कीजिएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। जैसे आयोडीन, आयोडीन शरीर में बहुत ही कम चाहिए। नमक में आयोडीन होता है, कितना नमक खाते हैं, 1 किलो थोड़े खाते हैं। आयोडीन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, घेंगा नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घेंगा। तो आयोडीन भी हमारे शरीर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, घेंगा नामक रोग हो जाएगा। तो आयोडीन हमेशा याद रखिएगा, पूछेगा। दूसरा होता है आयरन। आयरन की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए भाई। अगर आयरन की कमी हो गई तो हमें कौन सा बीमारी हो जाएगा बताइए। आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा बीमारी हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा और हम थकने लगेंगे। एनीमिया, आयरन जब कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा, और आरबीसी कम होगा तो ब्लड कम होगा, एनीमिया हो जाएगा, धप धप गिरने लगेंगे। तो ये हो गया एनीमिया। जिंक जो है हमारे शरीर में कम जरूरत है, लेकिन अगर जिंक नहीं रहेगा तो ससुरा इंसुलिन नहीं बनेगा, आपको क्या हो जाएगा, शुगर नामक रोग हो जाएगा। तो ये दो हमेशा याद रखिएगा, आयरन और आयोडीन। आयरन और आयोडीन याद रहेगा, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, माइक्रो उसे कहते हैं जिसकी ज़रूरत बहुत ही कम है, जिसकी ज़रूरत बहुत ही कम है उसे माइक्रो कहते हैं। जैसे आयोडीन नहीं लेंगे तो घेंगा हो जाएगा। लोहा,
ये शरीर में इसकी ज़रूरत है, नहीं लेंगे तो एनीमिया हो जाएगा और शरीर कमज़ोर हो जाएगा। देखिएगा ना, अब देखिए यहाँ देखिए समझिए, आयरन कहाँ पाया जाएगा भाई हमारे शरीर में? आयरन की गोली भी आती है। आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। यानी जिसके शरीर में आयरन ज़्यादा है उसका हीमोग्लोबिन ज़्यादा, आरबीसी ज़्यादा, ब्लड ज़्यादा, खून ज़्यादा खोलेगा, बिखियाएगा ज़्यादा। जिसमें आयरन की कमी, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी, खून कम हो जाता है उसमें, इसलिए महिलाओं में खून कम होता है। महिलाओं में खून कम होने से महिलाओं में आरबीसी कम होता है और हीमोग्लोबिन कम होता है, जिस वजह से आयरन कम होता है और महिलाओं का शरीर कठोर नहीं होता है। अगर कोई महिला एक मुक्का मारेगी आपको तो उतना असर नहीं करेगा, अगर कोई पुरुष अगर हुमच दिया तो ज़्यादा असर कर देगा। हरियाणा की लड़की मार देगी तो आप वो बैठ जाएंगे, पंजाब हरियाणा की मारेगी सब तो वो लोग बहुत हिष्ट पुष्ट होती हैं हरियाणा में। हम इधर गए थे हरियाणा, अरे आधा किलो दही जो होता है ना, दही आधा किलो दही तो इसे नाश्ता में दे दिया, "अरे दही खाइए दही खाइए"। बहुत बढ़िया वो लोग बनाते भी हैं लोग, तो उन लोग का खाना बहुत फेमस होता है। पंजाब हरियाणा वाले होंगे लोग इसमें, तो उन लोग का जो खाना है बहुत जबरदस्त। राजस्थान वालों के तो नाश्ता मत पूछिए, खाना से ज़्यादा नाश्ता रख देते हैं लोग। तो महिलाओं में आयरन की क्या होती है? कमी पाई जाती है। जिस महिला में आयरन की अधिकता हो जाएगी, कोनो कोनो महिला को देखिए ना, पहाड़ ऐसन हो जाती है, अजीब लगती है, दीवाल है कोनो, बड़ी भयानक होती है। देहात में बोलते पूरा हड़साख है रे पूरा, मतलब बिखिया रहती है सब। उसके शरीर में क्या चीज़ है? आयरन की मात्रा ज़्यादा है। वो लगती है कि आदमी टाइप की है, एकदम टाइप, एकदम मर्दाना लगती है वो। तो वो उसमें क्या है? आयरन की मात्रा ज़्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अरे यार, क्या पूछता है? सफेद दाग का कोई दवाई बताइए सर। अरे यार, इसका कोई सूटेबल दवाई नहीं है। हर ये कई वैरायटी के होते हैं, कुछ कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ ठीक नहीं हो पाते। चलिए देखिए, ये हो गया माइक्रो, ये हो गया मैक्रो। अब इसके बाद पानी वगैरह तो बता ही दिए। एक और चीज हम आपको बताए थे, रसेज बताए थे आपको। देखिए तो बाबू, हम आपको 7 को चीज बताए थे, देखते हैं याद है कि नहीं आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन के ही कई रूप थे सब, आपको एंजाइम वगैरह, हार्मोन, स्टेराइड, ये तो प्रोटीने के रूप थे सब। इसके बाद क्या बताए थे? प्रोटीन के बाद आपको विटामिन बताए। विटामिन बताए थे। विटामिन के बाद जल पहले बता दिए थे। प्रोटीन के बाद जल बताए थे, वाटर बताए थे। जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए, जरूरी है कि तोड़ फोड़ के लिए। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम और पानी दोनों जरूरी है। उसके बाद बताए थे शायद आपको विटामिन। विटामिन, और विटामिन के बाद बताया आपको मिनरल। अब एक बच गया आपका 7वां, रसेज, रुक्षांश। रुक्षांश को कहते हैं मोटा चारा। मोटा चारा, मोटा चारा। देखिए हमारे शरीर में ना रसेज की भी मात्रा ज्यादा होता है। हम लोग बहुत छोटा छोटा चीज खाते हैं, मोटा चारा नहीं खाते हैं। ये मोटा चारा जो होता है ना, ब्लड को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ब्लड को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। उसके अंदर पानी वगैरह को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। अब देखिए, मोटा चारा क्या होता है? जैसे मोटा चारा में मतलब ये मत समझिएगा बाजरा ज्वार गेहूं, जैसे जो जालीदार चीजें होते हैं सब, मतलब साग वगैरह देख रहे हैं, साग। साग क्या है? घास भूस टाइप का है। तो उस टाइप के खाना को हम क्या कहते हैं? रस है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये रुक्षास हो गया यहाँ पर। छिलका वगैरह में चीज में क्या पाया जाता है? रिक्षास मोटा होता है। यहाँ किसी चीज, अब हर चीज के छिलका थोड़े खा सकते हैं, नारियल का छिलका नहीं ना खाएंगे, वो तो मैल छोड़ाने के काम में आता है।
जब मैल नहीं छूटता है ना, तो देहात में नारियल के छिलका से लोग मैल छोड़ाते हैं, और नहीं तो ईंटा रख ले रहते हैं एगो झावा, उससे छिड़ा देते हैं। और सीबीएसई वाला ने एगो दुकोंची मच्छरदानी रख ले रहता है, वो मच्छरदानी से मैल छोड़ाता है। वहाँ पे देहात में ना ईंटा रख ले रहता है झावा, वो ईंटवा सीबीएसई वालों को देंगे ना तो बकोट लेगा सब अपना। बहुत सुखवार होता है सब सब। ये समझ में आ गया रसेज वगैरह। आगे बढ़े। हाँ, रसेज फाइबर होता है क्या, वेरी गुड। ये रसेज जो होता है ये रेशेदार होता है, फाइबर की तरह। फाइबर मतलब रेशा दार। हम लोग क्या रेशेदार खाना को पचा सकते हैं? नहीं पचा सकते हैं, लेकिन अगर वह रेशेदार सेल्यूलोज का बना है तो नहीं पचा सकते हैं। अदरवाइज छिलका उलका तो हम पचा ही सकते हैं। आम वगैरह का छिलका आप खा सकते हैं। बचपन में आदमी टिकोरा खा जाता था, इसे ब्लेड लेके स्कूल में टिकोरा बैठ के पूरा का पूरा टिकोरा खा जाता था, छिलका सहित खा जाता था आदमी वहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। फैट के बारे में बता दिए। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? ऊर्जा। फैट क्या देता है यहाँ पर? अब जरा एक चीज समझिए, फैट, फैट कहाँ पाया जाता है शरीर में? शरीर में वसा कहाँ पाया जाता है? ये गुलगुल्ला ईसन गाल जो हो जाता है वसा होता है। जो पेट निकल जाता है ना आदमी का पेट, ये फैमिली पैक जो इसे निकल जाता है, पेट पेट। अब किसी प्रेग्नेंट औरत का पेट निकल गया तो बच्चा के वजह से निकला, उसको मत समझ लेना वसा है। तोन निकल जाता है आदमी का, तो तोन में क्या होता है? वसा होता है। अब देखिए महिलाओं में देखेंगे ना तो इधर दोनों साइड में, कमर में इधर दोनों साइड में खूब ज्यादा मांस लटक जाता है, इसे लगता है चूड़ीदार पैजामा है पूरा। वो क्या चीज है? वसा होता है, वसा। पेट में वसा, हथेली में देख रहे हैं ये वसा होता है। ये वसा बहुत जरूरी है बाबू। अगर ये वसा कम हो गया ना तो झुर्री पड़ जाएगी। तो बुढ़ापे में त्वचा में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं वो किसकी कमी से पड़ती हैं? तो वो वसा की कमी से पड़ती है। त्वचा में पड़ने वाली झुर्री वसा की कमी से पड़ती है। किसकी कमी से? वसा की कमी से झुर्रियां पड़ जाती हैं। ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, या बैल का जो हम्प होता है, कुबड़, बैल, ऊंट बैल का देखे नहीं, नहीं कुबड़। तो लोग कहते हैं कुबड़ में पानी रखा है। नहीं भैया, कुबड़ में वसा होता है। चाहे वो बैल का कुबड़ हो, चाहे वो ऊंट का कुबड़ हो, वो वसा रखे रहता है, पानी नहीं रखता है। देहात में हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे ऊंट के कुबड़ में पानी होता है। रेगिस्तान में किसी को प्यास लगता है तो ऊंट को मार के उसके कुबड़ में से पानी निकाल देते। नहीं, वो पानी ऊंट के नहीं, हम लोग का पनिया पेट में रखे तो ब्लड में मिल जाता है। ऊंट एक बार में ससुरा 75 लीटर पानी पी लेता है। 75 लीटर आराम से पी लिए। जितना हम लोग का वजन है ना उतना पानी पी लेते हैं। अब ब्लड में मिला लेते हैं। ऊँट आराम से चलते रहता है, आधा आधा घंटा पानी पीता है सब ऊँट सब। तो ऊँट के कुबड़ में क्या होता है? फैट होता है, वसा होता है। मोटे लोगों में क्या होता है? वसा। क्या महात्मा गांधी में वसा था? नहीं, महात्मा गांधी में वसा की कमी थी। और अमित शाह जी में, अमित शाह में वसा की कमी है क्या? नहीं, उनमें दबा के एकदम वसा, एकदम जबरदस्त वसा है उनमें। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अमित शाह में बस भरपूर है। ये हो गया आपका वसा वाला चैप्टर। अब अगला चैप्टर आएगा आपका न्यूट्रिशन। अगला आएगा डिजीज, बीमारी। बीमारी यानी डिजीज। देखिए भाऊ, बीमारी कई टाइप के होते हैं सब। एक होती है खानदानी बीमारी। कौन सी बीमारी? खानदानी बीमारी, जो एक खानदान से दूसरे खानदान में जा रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक। उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक, खानदानी, जेनेटिक, खानदानी बीमारी। दूसरा होता है आपका डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज उसे कहते हैं जो किसी चीज की कमी से हुआ है। ये डिफिशियंसी डिजीज पूरा पढ़ा दिए हैं। कैसे? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स। डिफिशियंसी डिजीज। जेनेटिक रोग उसे कहते हैं जो किससे फैला हुआ है? खानदानी फैला हुआ है। तो पहला लिख देते हैं डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिजीज अल्पता बोलते हैं इसे। दूसरा होता है जेनेटिक्स,
या वंशानुगत बीमारी। अब इसके बाद होता है संक्रामक बीमारी, जो एक से दूसरे में फैल जाता है, चेचक वगैरह। इसके बाद देखते हैं जितने भी जितने भी एक्सटर्नल रोग हैं जो किसी दूसरे के वजह से हुए हैं, उसे कहते हैं बहिर्जात रोग। बहिर्जात रोग मतलब किसी दूसरे चीज के कारण हो गया है, जैसे वायरस घुस गया तो बीमारी हमसे नहीं हुआ है, वो वायरसवा की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। जैसे कोरोना एक वायरल डिजीज है, वायरसवा घुस जा रहा है। टीवी एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया घुस जा रहा है। ये आपका पायरिया, दांत सड़ने लगता है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। ये आपका वही अगर आप देखेंगे तो क्रीमी से होने वाला रोग भी अलग अलग होते हैं, फंगी से होने वाले अलग अलग होते हैं। तो वो आपके कई कैटेगरी होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य जनित। बाह्य जनित, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल 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 में बड़ी जब आ जाते हैं। एक आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। एक आता है कवक, फंगस, कवक। दूसरा आता है जीवाणु, विषाणु, कृमि। कृमि द्वारा ये सब का अगर अटैक आपके शरीर पे हो जाता है ना, तो भी आप बीमार पड़ जाते हैं। जैसे फाइलेरिया कृमि द्वारा हो जाता है, एड्स या फिर कोरोना विषाणु द्वारा हो जाता है, टीवी जीवाणु द्वारा हो जाता है, मलेरिया क्या है, कवक द्वारा है। मलेरिया किसके द्वारा है, कवक द्वारा है। प्रोटोजोआ पेचिस वगैरह इसके द्वारा है। तो आपको ये सब पढ़ना है, और आप पढ़े हुए हैं केवल यही, केवल यही पढ़ लिए, ये पढ़ लिए ना। चलिए अब पहले हम लोग करते हैं जेनेटिक्स वाला पढ़ लेते हैं। डिफिशियंसी तो पढ़ा दिए भाई, जितनी चीज होगी, आयरन की कमी हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी से होने वाला रोग, वो किसे क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। जेनेटिक्स आप में है, दूसरे में नहीं फैलेगा, आपके बेटा बेटी में फैलेगा। और ये ससुरा दूसरे में फैल जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल है, आप में दिक्कत नहीं है, आपके अंदर जो ये बैठे हैं, तो अगर आप में से दूसरे में चल गए तो उसको भी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसे हम संक्रामक रोग भी कहते हैं, ये एक से दूसरे में फैल जाता है। देखते हैं कोरोना धाक से फैल जाता है। यहाँ पर HIV, किसी से HIV अगर वो किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उन्हों में हो जाएगा HIV। समझ में आया कि नहीं क्या। हाँ, फैलने के तरीके अलग अलग है, फैलने के क्या है तरीका अलग है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से ना पायरिया हो जाता है, दांत पीला हो जाता है, जूठा खा के दूसरे को दे देगा तो उन्हों को हो जाएगा ले। तो ये संक्रामक होते हैं सर, एक्सटर्नल बीमारी जो होते हैं ना, संक्रामक होते हैं सर, संक्रामक, संक्रामक होते हैं। इन्हें हम पीला रंग की गाड़ी में ले जाते हैं, पीला। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बहुत तेजी से फैलते हैं, कुछ धीमा फैलते हैं। जैसे विषाणु से HIV भी होता है, बट वो बहुत धीरे धीरे फैलता है, मतलब जब तक आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे नहीं होगा। वही अगर कोरोना की बात करें, ससुरा कोरोना तो दूरे से हो जाता है, पूरी दुनिया को फंसा के रखा है। कोरोना के वजह से अब फिर से एक सेकेंड थर्ड वेव आ गया। अब फिर गवर्नमेंट कुछ मतलब लॉकडाउन की तरह नियम लगाएगी, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं करेगी, लगाएगी। तो जिन लोगों को लग रहा था कि ऑफलाइन कोचिंग वोचिंग खुलेगा, बहुत कम चांस है। लगभग ना बराबर है। तो जेने हम लोग पहले क्या देख लेते हैं, जेनेटिक्स वाला। आगे देखते हैं। हेयर फॉल के बारे में सब गुरुजी बता देंगे, तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे लोग। बाबू, अब आप बताइए ना, आप कहेंगे गुरुजी ऑपरेशन कर दीजिए, भाई डॉक्टर तो क्या करेगा सर। इसमें कई बीमारी होती हैं सर। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त वर्णांधता। रक्त वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये आंख चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, और फिजिक्स में इसको पढ़ाएंगे। इसमें लाल और हरा रंग नहीं दिखता है, लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, इसे हम लोग रक्त वर्णांधता कहते हैं। रक्त वर्णांधता, रक्त वर्णांधता कहते हैं। इसमें लाल और पीला रंग नहीं दिखता है। ये खानदानी बीमारी, जिसको होगा उसमें चला जाएगा। हीमोफोलिया, हीमोफोलिया, हीमोफोलिया भी एक खानदानी बीमारी है। इसमें अगर कहीं कट गया तो फिर वो ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लीडिंग बहुत तेज से होता है।
हीमोफिलिया में अगर कट गया तो आपका, अगर मान लीजिए कट गया ना, तो ब्लड थक्का ही नहीं बनेगा, तेजी से निकलने लगता है। ये भी एक खानदानी बीमारी है। इसको कहा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से इसे क्या किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था। तो रक्त वर्णांधता भी खानदानी हो गया है, और ये भी क्या हो गया, एक तरह का जेनेटिक्स बीमारी हो जाते हैं सब। जेनेटिक्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। उसके बाद एक होता है आपका, और एक सीजोफ्रेनिया होता है। ये ससुरा बहुत खतरनाक होता है, सीजोफ्रेमिया। सीजोफ्रेमिया एक बीमारी होती है, ये एक्चुअली रिलेटेड है ब्रेन से। किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। इसमें दो प्रॉब्लम होता है सीजोफ्रेमिया में, ज्यादातर स्टूडेंट इसके प्रभावित होते हैं सब। ये भी एक तरह का कहेंगे ना, तो ये भी खानदानी टाइप की बीमारी है। सीजोफ्रेमिया भी एक तरह का खानदानी बीमारी है, हालांकि ये होता ब्रेन में केमिकल डिसबैलेंस से है। केमिकल डिसबैलेंस ये ब्रेन में ये आता है, और उसके बाद ये आपके खानदान यानी जेनेटिक्स में ये चला जाता है। इसका इलाज भी होता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मतलब लाइलाज बीमारी है। इसका बहुत सिंपल सा इलाज भी होता है यहाँ पर सीजोफ्रेनिया का। सीजोफ्रेनिया ये ब्रेन से है। देखिए, सबसे पहले कोई एक आदमी इसे अडॉप्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, मेरे दिमाग में केमिकल इनबैलेंस हो गया और हमें सीजोफ्रेनिया हो गया। अब मेरे बच्चे में जाने की संभावना बहुत बढ़ गई। हमको हमारे पिता से नहीं मिला, लेकिन हम कुछ उल्टा सीधा खा लिए, या बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिए, या बहुत ज़्यादा कुछ मेरे साथ दुर्घटना हुआ, कुछ ना कुछ इनबैलेंस हुआ था मेरे शरीर में, तो ब्रेन में इनबैलेंस हो जाता है, जिससे हमें क्या हो जाता है, सीजोफ्रेनिया हो जाता है। आज हिंदुस्तान में 10% लोग इससे प्रभावित हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रभावित है। ये किससे रिलेटेड ब्रेन बीमारी है, ब्रेन में है। ये क्या होता है, केमिकल इनबैलेंस। इनबैलेंस, केमिकल इनबैलेंस हो जाता है ये सीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से। आगे बढ़ जाए, केमिकल इनबैलेंस हो जाता है यहाँ पे। इसमें दो तरह की समस्या आती है, बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है, दो तरह का। इसमें एक होता है डेलूशन, और एक होता है हेलुसिनेशन। डेलूशन बहुत लोगों में होता है, हेलुसिनेशन बहुत कम लोगों में होता है। देखिए, पहला होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन होता है, इसके बाद होता है डेल्यूशन, और एक होता है निगेटिव इम्पैक्ट। ये तीन समस्याएं इसमें बहुत भयानक होती है, चाहे वो हेलुसिनेशन हो या निगेटिव एवोल्यूशन हो। डेलुसिनेशन में डबल एल होता है, निगेटिव एवोल्यूशन। ये क्या होता है हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन एक ऐसी भी, कौन सी कमेंट करता है सब इतना? सिजोफ्रेनिया से जंग होते हैं सर, क्या लिखता है यार? पता नहीं क्या लिख देता है सर। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि आपको कोई आवाज सुनाई देने लगती है, या कुछ दिखाई देने लगता है, बट वो रियल में नहीं रहता है। आपका ब्रेन एज्यूम कर लेता है, जैसे आप अकेले में बैठे अचानक आवाज सुनाई देने लगेगा, तो आदमी डर जाता है, अरे सोच रही क्या हुआ है। अरे भाई, उसका ब्रेन जो है, आपको पता है कि ब्रेन का कार्पोरा और पेंडिकल देखने और सुनने का काम करता है, उसमें केमिकल इनबैलेंस हो गया, आपके शरीर में कुछ कुछ चीज की मात्रा घट बढ़ गई है वहां से, तो उसको क्या हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन, और सोच रहा उसको कुछ रहेगा भी नहीं, फिर भी उसको क्या होगा, कुछ सुनाई और दिखाई देने लगता है वहां पर। तो ये उसको सबसे बड़ी समस्या है। कुछ किसी में केवल सुनाई देगा, किसी में दिखाई देगा, अरे कोई कोई औरत चल रही थी, कोई कोई परछाई चल रहा था, यही सब होता है। तो लोग उसको मौलवी के पास चले जाते हैं, या किसी सोखा ओझा के पास चले जाते हैं। अरे भैया, उसको ब्रेन के डॉक्टर को दिखाई, हेलुसिनेशन हो गया, उसको दवा देगा, आराम से सही हो जाएगा, नहीं तो कभी इलाज नहीं होने वाला है। महिला सबको अक्सर होता है कि हमको दिखाई दे रहा था, अरे सर्जरी कहेंगी, नौटंकी का तो बीमारी है तो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आगा? तो ये हेलुसिनेशन में एक ये हो जाता है। ए लोल साहब, ये क्या? अलख प्रसाद सर, बुक के रिलीज का डेट बता दीजिए भाई। डेट हमरा पता रहता तो हम ना बता देते। अपने को होशियार समझता है सब, सबसे ज्यादा। एक के कमेंट में 40 बार करेगा सर। इसीलिए ना मन करता है ना कि सिलेबस कंप्लीट करो, छोड़ के चल जाओ। क्योंकि गधा को क्या बोला जाता है, किसको घी नहीं पचता है।
कमेंट कर रहा है सब, बाप माई पैसा दे दिया है, पढ़ रहा है यहाँ पर। यहाँ कोई मतलब नहीं है सबको कि क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या नहीं है। बेवकूफ सर। एगो मुन्ना भाई MBBS बोल रहा है यहाँ पे। अरे एक से एक होता है सब, समझे में नहीं आता ये सब क्या करेगा सब जिंदगी में ये सब। मैंने इसको लग रहा है कि एक यही लड़का है जो मुन्ना भाई MBBS देखा है, इसकी औकात इतनी ही है, इतना ही इसके पास नॉलेज है कि ये ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाएगा। मतलब बायोलॉजी चल रहा है ना तो मुन्ना भाई MBBS बोलेगा। अरे सिजोफ्रेनिया एक ब्रेन की बीमारी है, ससुरे तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सिजोफ्रेनिया एक खानदानी बीमारी है, एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होती है, ठीक है। ब्रेन में एक और बीमारी होता है अल्जाइमर, और ब्रेन में एक और बीमारी होती है जिसका नाम होता है आपका मेनिंजाइटिस। ये 3 बीमारी ब्रेन का याद रखना बाबू, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर। सिजोफ्रेनिया के बाद क्या आ जाता है, अल्जाइमर, और अल्जाइमर के बाद क्या हो जाता है आपका एक मेनिंजाइटिस। सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस, ये 3 बीमारी जो होती है ये किसके वजह से होती है, ब्रेन के वजह से होती है। ब्रेन में यही 3 बीमारी मेन होती है, जिसमें आपका सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, मेनिंजाइटिस होता है। ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है, भले हेलुसिनेशन नहीं होता है, स्टूडेंट को हेलुसिनेशन नहीं होता है, बट डेलीगेशन होता है और निगेटिव एवोल्यूशन होता है। स्टूडेंट जाएगा पढ़ने के लिए, सोचेगा 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 2 घंटा कॉपी पलटेगा, हेन तेन वही हो जाएगा। कई टाइप का होता है, लेकिन तू लोग किसी काम का नहीं है कहीं का। टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताइए। अरे टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताएं। मतलब घोंचू है साला, इसको पता नहीं है कि टर्नर सिंड्रोम पढ़ना कहाँ है। कोशिका में पढ़ा दिए आपको सिंड्रोम के बारे में। ऐ छोड़ बाबू, चल आगे का क्लास कल करेंगे, हो गया यहाँ पे, तुम लोग किसी काम का नहीं। आज हमको समझ में आता है ना कि इंडिया के टीचर लोग एक क्यों अपना सिलेबस खत्म करके चले जाते हैं। बिकॉज यार स्टूडेंट्स पढ़ने वाले है ही नहीं है। उनको डेल्यूशन बता रहे थे, डेल्यूशन स्टूडेंट्स के लिए इतना जरूरी है कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में डेली झगड़ा होता है। किसके वजह से, सिजोफ्रेनिया की वजह से। हस्बैंड वाइफ में डेली झगड़ा होगा, माँ बाप में डेली झगड़ा होगा। लड़का आज कामयाब, आज आप देखिए हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट 100% लड़का पढ़ रहा है, लेकिन 20% ही उसमें कामयाब हो रहा है, 80% फेल हो रहा है सिजोफ्रेनिया की वजह से। लेकिन हरामियों को इसमें कमेंटे भागा जाता है। माँ बाप ने भी संस्कार सिखा के नहीं भेजा कि भाई वहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए चैट दिया गया है। आने वाले वक्त में धीरे धीरे ना सचुरा ये सबको मतलब फी एकदम इंक्रीज करना ही जरूरी है। रीजन क्या है कि छोटे से फीस में जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं ना वो भी एफोर्ड कर लेते हैं। और आज हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लूट रहे हैं सब ना कोचिंग वाले, अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे घोंचू तो नहीं आते होंगे यहाँ पर। आदमी जाता है देखने की क्या कमेंट कर रहा है, देख रहे हैं नौटंकी।